नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। व्यास एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। चैप्टर का नाम है चालक, अचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। पहला टॉपिक हमारा है चालक, जिसे आप इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सब परिभाषाएं दी गई है। पहली परिभाषा हमें ये बताती है कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो वे चालक कहलाते हैं। तो विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो मतलब चालक में उस पदार्थ को कह सकता हूँ जिसमें इधर भी यदि करंट का फ्लो करता हूँ तो हो जाए और इधर से यदि करंट का फ्लो करूं तो भी हो जाए। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है वे ही चालक कहलाते हैं। और दोस्तों, आप सबको पता भी है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी चालक पदार्थ होगा उसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब आप इसके ऊपर ईएमएफ आरोपित करेंगे तो ये ईएमएफ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धक्का लगाएगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु के अंदर विस्थापित हो जाएंगे और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह केवल चालकों में ही हो सकता है। दोस्तों, आगे फिर हम देखते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यदि ईएमएफ से विस्थापित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि अधिक है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा चालक होगा। ऐसे ही फिर तीसरी परिभाषा पढ़ते हैं हम कि जिन परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सब चालक कहलाते हैं। दोस्तों, जब प्रारंभिक विद्युत का लेसन आपने जब पढ़ा तो उसमें आपने देखा या पढ़ा कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम पहचान पाते हैं कि जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालक होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अर्धचालक होंगे, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आंशिक रूप से चालक होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो अचालक या कुचालक होंगे। ये सब हमने वितरण जब पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों का जब वितरण पढ़ा उस समय हमने पढ़ा था दोस्तों। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि जब परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो चालक कहलाते हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं इसी में कि चालकों में करंट का दोनों दिशाओं में प्रवाह होता है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यदि इस दिशा से करंट का फ्लो करता हूँ तो भी करंट फ्लो हो जाएगी, और इस दिशा से यदि मैं करंट का फ्लो करवाता हूँ तो भी करंट का फ्लो हो जाएगा। यानी दोनों दिशाओं से करंट का फ्लो करवाओगे तो दोनों दिशाओं से ही करंट का फ्लो हो जाएगा, और वही क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। आगे फिर यहाँ पर बताया गया आपको कि एक अच्छे चालक के कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छा गुड कंडक्टर जो होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर बताया गया सबसे पहले कि उच्च तन्य सामर्थ्य। उच्च तन्य सामर्थ्य से मतलब यहाँ दोस्तों खींचने पर टूटे नहीं, क्योंकि चालक तार जो होगा उसको खींच करके बनाया जाता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहाँ तन्यता से मतलब ये है, यहाँ आप आगे पढ़ रहे हैं अच्छे चालक के गुण। अच्छे चालकों के गुणों में आप सबसे पहला पढ़ते हैं कि चालक जो है वो उच्च तन्य सामर्थ्य वाला होना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब ये है कि यदि किसी पदार्थ को, किसी चालक पदार्थ को खींचा जाए तो वो टूटे नहीं अपितु वो तार के रूप में बदल जाए, यानी खींचने पर वो तार के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे ही आप तन्यता का गुण कहेंगे। तो जाहिर सी बात है आप जितने भी तार केबल बनाओगे तो तार कैसा होना चाहिए? खींचने पर तार बन जाए, टूटे नहीं। ऐसे गुण यदि हैं तो उसमें कह सकते हैं हम कि उसमें तन्यता का गुण है, और प्रत्येक अच्छे चालक में ऐसा गुण होना जरूरी है।
आगे फिर पढ़ते हैं आप दूसरा, उच्च वैद्युतिक चालकता। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अपने में से गुजरने वाली करंट का कम या अधिक विरोध करता है। तो एक अच्छा चालक वो होगा जिसमें गुजरने वाली करंट का कम से कम क्या हो, विरोध हो। तो कम से कम विरोध कब होगा, तब उसकी चालकता जो है वो क्या होगी, उच्च होगी। उसकी वैद्युतिक चालकता जो है वो उच्च होगी। तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध तो निम्न होना चाहिए और चालकता उच्च होनी चाहिए। ऐसे ही फिर आगे पढ़ते हैं अपन नम्य। नम्य से मतलब है दोस्तों फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि तार केबल ऐसा होना चाहिए जिसको आप किसी भी एंगल पे आसानी से मोड़ सको और मोड़ने पर वो टूटे नहीं। तो तार में ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का गुण होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इधर उधर कहीं भी मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट पैदा कर देगा। ऐसे ही फिर आप अगला पढ़ते हो सस्ता। बिल्कुल दोस्तों, सस्ता जो है और सरलता से उपलब्ध जो होना है वो भी महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी चालक तार है वो महंगा होगा तो जाहिर सी बात है उसको कोई खरीदेगा नहीं, या उसको काम में नहीं लेंगे, या फिर ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही उसको काम में ले सकते हैं अपन। आघात वृद्धि। आघात वृद्धि से मतलब है दोस्तों कि यदि ये सब जो है वो इस यांत्रिक गुण है, ये सब जो है वो यांत्रिक गुण है, और यहाँ आघात वृद्धि जो है वो भी एक यांत्रिक गुण है दोस्तों, यांत्रिक गुण है। इसका मतलब आघात वृद्धि से मतलब ये है कि आप चालक धातु को जब पीटते हैं तो वो चद्दर के रूप में फैल जाए, बिखरे नहीं। बिखरना भंगुरता का गुण है और उसका उल्टा जो है वो आघात वर्धिता है, यानी चद्दर के रूप में फैलना है। ऐसे ही दोस्तों अगला पॉइंट बताया गया है वातावरण के प्रभावों से मुक्त। वातावरण के प्रभावों से मुक्त होना इसलिए कहा गया कि मान लो आपने कोई पोल थे और इस पोल के ऊपर आपने कंडक्टर जो हैं उनसे लाइन खींच दी है, तो जाहिर सी बात है इन पोलों के ऊपर जो लाइन खींची गई है वो हर मौसम के अंदर खींची जाएगी या हर मौसम के अंदर स्थित रहेगी। तो यहाँ बरसात का या फिर शुष्कता का या फिर तापमान का, इनका कोई भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़े तार के ऊपर, या फिर वो नमी, वातावरण की नमी से कोई जंग पैदा नहीं कर पाए और ख़राब नहीं हो पाए, ऐसे गुण उसमें होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि वातावरण के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए एक अच्छा चालक। फिर बताया गया है कि सोल्डर किए जाने योग्य होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कई बार ऐसे चालक तार काम में ले लेते हैं जिनके ऊपर जो है वो सोल्डरिंग नहीं हो पाती। मोस्टली अपन जो देखते हैं जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है उस पर विशेष प्रकार के सोल्डरों के द्वारा ही अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं दोस्तों प्रथम 4 अधिक चालकता वाले पदार्थ या चालक। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे अच्छा जो चालक है वो अपन मानते हैं चांदी, जिसको आप इंग्लिश में सिल्वर भी कहते हैं। ये चमकीली है, बहुमूल्य धातु भी है। इसकी चालकता लगभग दोस्तों 98% तक होती है। कई बार पूछा भी जाता है कि चांदी की चालकता जो है वो कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि 98% तक होती है। इसके अलावा दोस्तों अगली बात बताई गई है कि इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 47 है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 107.9 है। आगे फिर बताया गया है यहाँ पर कि यह है एक तन्ने यानी इसको खींच करके आप तार बना सकते हो, अतः इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये चांदी का ही तार बना हुआ है, इसका उपयोग आप आभूषण में या अन्य कोई कार्य में भी या सोल्डरिंग जैसे कार्यों में भी या आभूषणों के टाँका लगाने के लिए भी इसको काम में ले सकते हो। बताया गया है यहाँ पर कि सर्वाधिक विद्युत चालकता और ऊष्मा चालक धातु है। जाहिर सी बात है करंट का मान जो है या ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट जो है वो इसमें से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो क्या है, कम है। और जिनका प्रतिरोध कम होगा वहाँ पर करंट का मान जो है वो वास्तव में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत के प्रति सर्वाधिक चालकता प्रस्तुत करने वाला पदार्थ है, तो हम बताया करते हैं कि चांदी है, सिल्वर है। और इसी प्रकार से कई बार पूछ लिया जाता है
कि अच्छा चालक है। तो अच्छे चालक में दोस्तों फिर कई प्रकार के गुण और दूसरे गुण भी देखे जाते हैं, क्योंकि चांदी यहाँ महंगा है तो फिर ऐसे ऑप्शन भी आते हैं कई बार जहाँ पर तांबा सही कर देते हैं हम। तो तांबा इसलिए सही कर देते हैं दोस्तों क्योंकि चांदी क्या है, सस्ता नहीं है, सरलता से उपलब्ध नहीं है और इसका तापमान सहन करने की क्षमता भी इतनी नहीं होती है, इसलिए फिर वहाँ पर आप जो है वो तांबे को सही अच्छा चालक के रूप में सही कर देते हैं। लेकिन यदि विद्युत के प्रति पूछे दोस्तों, तो विद्युत के प्रति पूछने पर तो आपको चांदी ही करना है, सिल्वर ही करना है। कई दोस्त जो हैं वो चांदी में और सोने में भी कंफ्यूज होते हैं, तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, चांदी ही जो है वो अच्छा चालक के रूप में सही है। आगे फिर पढ़ते हैं आप, इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रियाओं से जंग उत्पन्न होता है जो काले रंग का होता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है उसके जो जंग लगेगा वो काले रंग का होगा। आगे फिर बताया गया आपको तांबा के बारे में, जिसको आप कॉपर के नाम से जानते हैं। ये एक भौतिक तत्व है और इसका संकेत जो है वो Cu है। यहाँ पर आप Ag पढ़ते हैं चांदी का, जबकि यहाँ पर Cu पढ़ रहे हैं। इसकी परमाणु संख्या जो है वो 29 है और परमाणु भार जो है वो 63.5 है। कई बार इसको दोस्तों 64 भी पढ़ते हैं अपन। आगे फिर बताया गया है कि यह एक तन्य है, बिल्कुल ये तन्य है, इसमें भी तन्यता का डक्टिलिटी का गुण होता है, इसको भी आप खींच करके तार के रूप में बना सकते हो। फिर आगे बताया गया है यहाँ पर जिसका प्रयोग विद्युत चालक के रूप में प्रधान रूप से किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी तार केबल जो मोस्टली काम में लिए जाते हैं वो तांबे को ही प्राथमिकता के साथ में काम में लिया जाता है और इसकी जो चालकता है दोस्तों वो 90% तक होती है। आगे फिर पढ़ते हैं हम सोने के बारे में। स्वर्ण जिसको आप बोलते हैं, गोल्ड जिसको बोलते हैं, ये अत्यधिक चमकदार मूल्यवान धातु है, लेकिन दोस्तों इसका मोस्टली अपन इलेक्ट्रिक सर्किटों के अंदर जो है वो काम कम ही लेते हैं। कोई संयोजक बिंदु बनाने हो तभी हम इसको काम में लेते हैं, अन्यथा इसके महंगे होने के कारण इसको हम काम में नहीं लिया करते हैं। आगे फिर बताया गया है यहाँ पर कि भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ब्लैक गोल्ड नामक पदार्थ का निर्माण भी किया है। ये आपको जानकारी के लिए दोस्तों, एक विशेष जानकारी के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि रिले और कॉन्टैक्ट्स बनाने के काम में हम सोने को काम में लेते हैं। आगे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है और भारत में आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क जो है वो बॉक्साइड है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए। आगे फिर आपको बताया गया है कि एल्यूमिनियम से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, धातु निष्कर्षण, अपघटन, ये सब जो हैं वो शुद्धता के रूप में एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं, विधियां हैं। आगे यहाँ पर बताया गया दोस्तों आपको कि 60% तक की जो है वो एल्यूमिनियम की चालकता होती है। एल्यूमिनियम को दोस्तों, एल्यूमिनियम जो है उसको आप सोल्डरिंग में भी काम में लेते हो। आगे फिर पढ़ते हैं हम, यहाँ एक सारणी दी गई है दोस्तों। इस सारणी में प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गुणांक पर पदार्थों की प्रतिरोधकता प्रदर्शित की गई है। यहाँ रजत के बारे में बताया गया है, रजत यानी यहाँ पर चांदी के बारे में बताया गया है। फिर ये तांबे के बारे में है, ये सोने के बारे में, ये एल्यूमिनियम के बारे में। दोस्तों ये चार तो हम सबको याद होने ही होने चाहिए। और यहाँ ओम प्रति मीटर की ओम मीटर के अंदर प्रतिरोधकता को बताया गया है। ओम मीटर के अंदर आपको जो है यहाँ पर प्रतिरोधकता बताया गया है। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों अभी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता के बारे में एक नया चैप्टर लाने वाला हूँ, उसमें पढ़ेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। फिलहाल यहाँ देखते हैं अपन कुछ मुख्य चालक बताए गए हैं और उन मुख्य चालकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बताया गया जस्ता के बारे में कि जस्ते के बारे में जो विशेष बात दोस्तों जो याद रखने योग्य हैं वो है कि गैल्वेनाइज्ड जंगरोधी परत जो है उसी को गैल्वेनाइज्ड करना कहते हैं। और जस्ते का जो मुख्य काम में लेते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ मुख्य चालक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है जस्ता।
जस्ता जो है दोस्तों इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं, तो एक तो आप जो है इसको गैल्वेनाइज्ड यानी कि जंगरोधी पर चढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है शुष्क सेलों के खोल बनाने के काम में लेते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि शुष्क सेल जो हैं उनका एक खोल होता है और वो खोल जो है वो जस्ते का ही बना होता है, जिंक का ही बना होता है। आगे फिर बताया गया टंगस्टन के बारे में, किसका गलनांक जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। आगे फिर बताया गया कि बल्ब और ट्यूबलाइटों के फिलामेंट बनाने के काम में लेते हैं। इसके अलावा रिले और कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए भी इसको काम में लेते हैं और हाई स्पीड स्टील बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये सब आपको उपयोग ध्यान रखने हैं। आगे फिर बात करते हैं अपन निकिल की। निकिल भी एक जंगरोधी धातु है। जंगरोधी धातु का मतलब दोस्तों ये है कि इसकी पड़ चढ़ाने से उसको जंग से बचाया जा सकता है, उसके ऊपर जंग नहीं आएगा। आगे फिर यहाँ है निकिल आयरन सेल की प्लेटें बनाने के काम में भी लेते हैं। दोस्तों निकिल आयरन या निकिल कैडमियम सेल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो निकिल आयरन जो सेल है उसमें आयरन आ रहा है, निकिल और आयरन, यानी एक प्लेट जो होगी वो निकिल की होगी और दूसरी जो है वो आयरन की होगी। निकिल कैडमियम में जैसे एक आयरन की निकिल की होती है और दूसरी जो है वो कैडमियम की होती है। आगे दोस्तों फिर पढ़ते हैं हम लोहे के बारे में। तो लोहे का जो मोस्टली उपयोग करते हैं दोस्तों वो टेलीफोन तारों में, अर्थिंग में और बॉडी निर्माण आदि में करते हैं, जैसे मोटर, जनरेटर आदि की बॉडी। आगे भी यहाँ पर अर्थिंग के लिए भी एक अपन ये पढ़ सकते हैं कि 6 से 8 SWG वायर को हम यहाँ काम में लेते हैं। आगे फिर टिन के बारे में बताया गया कि यह भी एक जंगरोधी परत है या जंगरोधी एक धातु है, यानी जंगरोधी परत चढ़ाने के काम में हम इसको लेते हैं। फिर बताया गया यहाँ पर फ्यूज वायर, सोल्डर वायर आदि के बारे में, यानी फ्यूज वायर में और सोल्डर वायर में कुछ प्रतिशत जो है उस टिन को भी आप काम में लेंगे। आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जैसे फ्यूज वायर की बात करें अपन या सोल्डर वायर की बात करें अपन, तो जहाँ टिन की मात्रा और शीशे की मात्रा, यानी टिन और शीशा, तो टिन की मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे दोस्तों वैसे वैसे उसका गलनांक कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो नरम हो जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शीशा यहाँ पे जंगरोधी धातु है, यानी इसकी भी आप धातुओं के ऊपर एक पर चढ़ा देगा शीशों की, तो जाहिर सी बात है शीशे की पर चढ़ाने से उस पर जंग नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ शीशे से मतलब लेड से है, जिसको आप इंग्लिश में लेड कहते हैं, उससे शीशे से मतलब है। ये भारी धातु होती है और मोस्टली जो है इसका शीशा बैटरियाँ जो होती है, शीशा संचायक सेल भी कहते हैं आप, जिनको आप लेड एसिड बैटरी के नाम से जानते हैं, उनकी प्लेटें जो हैं आप वो लेड से बनाते हैं, शीशे से बनाते हैं। इसके अलावा फ्यूज वायर और सोल्डर वायर में भी प्रतिशत के हिसाब से काम में लिया जाता है इसको। आगे फिर बताया गया है पारे के बारे में। द्रव के रूप में एकमात्र जो धातु हम पढ़ते हैं पारा, इसको थर्मामीटर में, मरकरी वेपर लैंपों में या मरकरी स्विचों में आदि में हम काम में लेते हैं। आगे फिर बताया गया है कार्बन के लिए। कार्बन एक अधात्विक है परंतु चालक है। ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है दोस्तों, यानी ये एक प्रकार से एनटीसी प्रकार का पदार्थ है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में कमी आ जाती है, वो एनटीसी पदार्थ कहलाते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ कहलाते हैं। और यहाँ पर नोट में बताया गया दोस्तों कि चालकों में विभिन्न प्रकार की गैसें, अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन आदि के बारे में। देखो दोस्तों बहुत सारे चालक हैं और बहुत सारी चालक गैसें हैं, बहुत सारे चालक द्रव हैं, बहुत सारे चालक ठोस हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने मोस्टली जो काम में आते हैं उन सब के बारे में अपन शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों कुछ मिश्रित चालक भी हैं, जैसे पीतल है यहाँ पर। तो पीतल में तांबा और जस्ते से मिलकर के बना है पीतल, और वैद्युतिक सहायक सामग्री, उपकरण, पेच आदि के खोल या संयोजक बनाने के काम में आता है पीतल। आगे फिर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर भी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो। देखो पीतल में यहाँ पर परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप किस में काम में ले रहे हो सकता है आप 60-40 वाला काम में ले रहे हो सकता है आप 50-50 काम में ले रहे हो सकता है आप 40-60 काम में ले रहे हो, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने परसेंटेज नहीं बताया है। यहाँ आगे है जर्मन सिल्वर के बारे में कि तांबा यहाँ पर जो है 60% होगा,
निकिल जो है वो 15%, जस्ता 25%, और इन सबको मिलाने से बन जाएगा जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर जो है वो पीतल की जगह ही दोस्तों काम में लिया जाता है, उपकरणों में संयोजक या पेच आदि बनाने के काम में लेते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं हम यूरेका के बारे में। यूरेका जो है वो निकिल 40% है और तांबा जो है यहाँ 60% है, और दोनों को जब आप मिला देते हैं भौतिक रूप से तो यूरेका बन जाता है। और यूरेका का मोस्टली दोस्तों काम में लेते हैं कम ऊष्मा पैदा करने वाले प्रतिरोधक बनाने के लिए। प्रतिरोधक जो प्रतिरोध प्रस्तुत करने वाले जो पुर्जे हैं। आगे फिर बात करते हैं आप नाइक्रोम के लिए। नाइक्रोम में दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप कि निकिल 80% है, क्रोमियम 20% है, और इन दोनों को मिलाने पर दोस्तों बन जाता है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का जो मोस्टली हम काम में लेते हैं वो हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में लेते हैं, किसी गीजर में, किसी टोस्टर में, किसी हीटर में आदि में हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में हम मोस्टली नाइक्रोम को काम में लेते हैं दोस्तों। आगे फिर मैगजीन के बारे में बताया गया है यहाँ पर दोस्तों, जिसमें तांबा जो है आप 84% ले रहे हैं, मैग्नीज यहाँ पर आप 12% ले रहे हैं, और निकिल 4% ले रहे हैं, और ये दोस्तों जो है वो है मैग्नीन। इन सब से मिलकर के क्या बन जाता है मैग्नीन। और मैग्नीन का जो यूज़ करते हैं दोस्तों वो है प्रतिरोध बनाने के लिए। आगे फिर हम बात करते हैं कैंथोल के बारे में। कैंथोल भी एक मिश्र धातु है, यहाँ क्रोमियम 50%, निकिल 30%, आयरन 20%, इन सब से मिलकर के कैंथोल बन गया है। इसका उपयोग जो है आप वैद्युतिक भट्टियों में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, यानी नाइक्रोम की जैसे ही आप कैंथोल को भी काम में ले सकते हो। आगे फिर बताया गया कई बार इसको कैथिल भी कहा जाता है, कैंथोल भी कहा जाता है। आगे फिर आप बात करते हैं यहाँ प्लेटिनाइट की, जिसमें तांबा 64% है, निकिल 15% है, जिंक 20% है, टंगस्टन जो है यहाँ पर वो 1% है, और इन सब से मिलकर के दोस्तों प्लेटिनाइट बनता है, जिसके आप संयोजक बिंदु बनाते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह में। आगे आपको यहाँ पर बताया गया है दोस्तों गलनांक, जो बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है इससे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ चालक का नाम है और दूसरी तरफ जो है वो गलनांक बताया गया है। चांदी का जो गलनांक है वो 960 डिग्री सेंटीग्रेड है, तांबे का जो है वो 1086 है, एल्यूमिनियम का 657, जस्ते का 420, टिन का है जो 232, शीशे का है 327, पारा जो है 356, कार्बन जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हो सकता है वो फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो आप सबको ये भी बदलना आना चाहिए, हम बताएंगे आगे। आगे फिर बात करते हैं आप अचालक, जिसे आप कुचालक के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा बताई गई है कि अचालक जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बिल्कुल दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन जिसकी अंतिम कक्षा में होंगे, तो आपने इलेक्ट्रॉनों के वितरण की शर्तों में पढ़ा था कि जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है न ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में विस्थापित ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे पदार्थ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अचालक। आगे फिर हम बात कर रहे हैं दूसरे शब्दों में कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो या नहीं हो। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ईएमएफ आरोपित करने पर भी ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरी कक्षा में इसलिए विस्थापित नहीं हो सकते क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए थे और पूरे हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसी दूसरी कक्षा में जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह किस में नहीं होता, कुचालकों में या अचालकों में। आगे फिर यहाँ देख सकते हैं आप अचालकों में करंट प्रवाह दोनों दिशाओं में ही नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने पढ़ा अभी कि चालक में दोनों दिशाओं में करंट का प्रवाह हो जाता है, चालक में दोनों दिशाओं में करंट का प्रवाह हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर अचालक जो होगा उसमें दोनों ही दिशाओं में करंट का प्रवाह नहीं होगा। आप इधर से करंट प्रवाहित करोगे तो भी करंट प्रवाहित नहीं होगी, और आप इधर से करंट प्रवाहित करोगे
तो भी करंट प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों बताए गए हैं कुछ अच्छे अचालकों के गुण। यहाँ कुछ अच्छे अचालकों के गुण बताए गए हैं। अच्छे अचालकों के गुणों में पहला पॉइंट है उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल दोस्तों, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, सबसे पहले आप उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रत्येक अचालक की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा, यानी प्रत्येक अचालक की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा ही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अभी डिटेल से भी इसमें बताएंगे दोस्तों, मैंने लिया है इस टॉपिक को भी यहाँ। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो अच्छा अचालक होगा तो जाहिर सी बात है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो उच्च होनी चाहिए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज सहन करने वाला होना चाहिए। फिर बताया गया आगे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, बिल्कुल उसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध से मतलब है कि 1 सेमी लंबे 1 वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं जैसे यहाँ पर 2 पदार्थ अलग अलग लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर टुकड़े जो लिए हैं मैंने दोस्तों वो दोनों बराबर लिए हैं, लेकिन यहाँ मैंने तांबा लिया है जबकि यहाँ मैंने लोहा लिया है। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, समान टुकड़े लेता हूँ तो भी लोहे जो है उसका प्रतिरोध 8 गुना अधिक होता है तांबे की तुलना में। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लोहे का क्या होता है ज़्यादा और तांबे का क्या होता है कम। ऐसे ही आगे बात करते हैं दोस्तों नमी रोधी। बिल्कुल अचालक जो हैं वो नमी रोधी होने चाहिए। जैसे आप पीवीसी की केबल बनाएंगे, यदि वो नमी रोधी नहीं होगी तो वो तो चालकों की तरह व्यवहार करने लगेगी। इसलिए अचालक कैसे होने चाहिए, नमी रोधी होने चाहिए। आगे भी बताया गया है उच्च तापमान सहन करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कई बार दोस्तों हम इनको ऊष्मक उपकरणों के साथ में भी काम में लेते हैं, खुले में भी काम में लेते हैं, किसी भट्टी के पास में भी काम में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका तापमान सहन सीमा जो है वो भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। इसके अलावा सस्ता और सरलता से उपलब्ध तो होना ही होना चाहिए। आगे फिर बताया गया सुदृढ़ व आवश्यक आकार में ढलने योग्य होना चाहिए। बिल्कुल अचालक यदि आवश्यक आकार में ढलने वाला नहीं होगा तो आप स्विच कैसे बनाएंगे, आप होल्डर कैसे बनाएंगे, आप स्विच प्लेट कैसे बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आवश्यक आकार में ढलने योग्य होना चाहिए और सरलता से उपलब्ध भी होना चाहिए। आगे फिर दोस्तों बताते हैं प्रथम 4 अच्छे अचालकों के बारे में। शुष्क हवा, बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि मान लो यहाँ पर कोई लाइन जो है वो खींची हुई है, कोई एलटी लाइन जा रही है, तो इन दोनों तारों के जो बीच में गैप है, इस गैप में दोस्तों क्या होती है, शुष्क हवा होती है। और ये शुष्क हवा ही इन दोनों चालकों के बीच में या इन दोनों तारों के बीच में इंसुलेटर का कार्य करती हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो अचालक है वो शुष्क हवा है। उसके बाद में बात करते हैं आप वेल्केनाइट रबड़ की, उसके बाद में फिर एबोनाइट की, उसके बाद में आप अब्रक की। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल से बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा ही पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पर कोई लकड़ी है और यहाँ पर कोई रबड़ है। मैं इसके एक सिरे के ऊपर वोल्टेज आरोपित करता हूं। वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाता जाता हूं तो भी यहाँ करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्या है, अचालक है। लेकिन वोल्टेज का मान बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि उस समय करंट का फ्लो हो जाएगा। तो दोस्तों जिस वोल्टेज के मान पर करंट का फ्लो हो जाए वो मान ही यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ रबड़ में, जहाँ लकड़ी में कम वोल्टेज के ऊपर करंट का फ्लो हो गया था,
या रबड़ में और ज़्यादा वोल्टेज लगाने पड़ेंगे आपको करंट का फ्लो करने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि लकड़ी से भी अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रबड़ की है। आगे फिर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मात्रक की। तो यहाँ किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर बताया गया है, इसको केवी प्रति एमएम के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसका मात्रक क्या होगा, तो किलो वोल्ट प्रति एमएम आप सबको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बताई गई है। जैसे अब्रक के बारे में बताया गया यहाँ पर कि 20 से 60, ये सब के सब जो है वो डाटा दोस्तों किलो वोल्ट प्रति एमएम में है। ऐसे बेकेलाइट के लिए 17 से 21, खनिज तेल के लिए 10 से 16, इसके अलावा पोर्सलिन के लिए 8 से 12, वार्निश के लिए 2 से 3 और शुष्क लकड़ी जो है उसकी 0.4 से 0.6 किलो वोल्ट प्रति एमएम तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई गई है। दोस्तों आगे फिर हम बात करने वाले हैं मुख्य अचालकों की, जिसमें सबसे पहला है हमारा अब्रक। अब्रक में दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि अब्रक के कौन कौन से मुख्य गुण है। पहला गुण जो है इसका ये है कि ये नमी और अग्नि दोनों से ही अप्रभावित होता है। आप सबको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि अब्रक वास्तव में क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा जो निर्माण कार्य के लिए काम में लेते हैं बजरी, उस बजरी में एक चमकीला सा पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है दोस्तों, वो चमकीला पदार्थ ही जो है वो अब्रक है। यही चमकीला पदार्थ आपको कई बार प्रेस जो होती है, उस इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है, उस इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर आपने जो हीटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे इंसुलेटर के रूप में आपने अब्रक को काम में लेते हुए देखा होगा। दोस्तों ऐसे ही हम बात करते हैं कि ये नमी और अग्नि दोनों से अप्रभावित है। बिल्कुल दोस्तों आपको पता है कि प्रेस के अंदर हीटिंग एलिमेंट जो है अंदर बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है, फिर भी ये अब्रक जो है वो किसी प्रकार से कोई ख़राब नहीं होती है। इसके अलावा यदि आप पानी की बूंद डाल दें तो भी ये उसके अंदर से आर पार नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नमी और अग्नि दोनों से ही अप्रभावित हैं, लेकिन ऊष्मा की अच्छी चालक है। बिल्कुल दोस्तों ऊष्मा का अच्छा चालक होगा तभी तो इसमें से हीट जो है वो नीचे तक पहुँच पाएगी, कपड़े तक। यदि मान लो अब्रक इंसुलेटर रहा ऊष्मा का, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से तो हीट का प्रवाह ही नहीं हो सकता। ऐसे ही बताया गया है यहाँ पर कि प्रेस और हीटिंग एलिमेंटों के आधार के रूप में इसको काम में लेते हैं आप। आगे हैं फिर शुष्क हवा के बारे में। शुष्क हवा आप सब जानते हैं कि शुष्क हवा जो है वो करंट के प्रति सबसे अच्छा कुचालक है। इससे बढ़िया कुचालक और सस्ता कोई भी नहीं हो सकता। आगे फिर वेल्केनाइट रबड़ के लिए बताया गया। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि वेल्केनाइट रबड़ जो है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पेड़ों से पहले रबड़ प्राप्त करते हैं, कच्चा रबड़ दूध के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको फिर आप गंधक और जिंक ऑक्साइड के साथ में मिला करके उसमें विधि से वेल्केनाइज रबड़ तैयार करते हैं दोस्तों, और इसको तार केबल आदि के ऊपर आप अचालक के रूप में काम में लेते हैं। आगे फिर दोस्तों बताया गया आपको पीवीसी के बारे में, जिसका पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड है और रबड़ से अधिक टिकाऊ होती है दोस्तों, इसीलिए आजकल जो है वो पीवीसी को बहुतायत से काम में लिया जाने लगा है रबड़ की अपेक्षा में। ऐसे ही दोस्तों फिर आप आगे बढ़ते हैं एबोनाइट के लिए। एबोनाइट जो है उसके अंदर बताया गया है कि ये अम्लों से कोई क्रिया नहीं करता है, यानी जो अम्ल होते हैं उन अम्ल के साथ में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो ऐसे में ये उसको कमज़ोर नहीं बना पाएगा खोल को। तो इसीलिए दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि बैटरी का जो खोल लेते हैं, बैटरी का जो खोल लेंगे अपन, वो खोल जो होता है वो मोस्टली एबोनाइट का होता है। हालांकि आप इसको पीवीसी का भी काम में ले लेते हैं, कांच का भी काम में लेते हैं, पॉलीग्लास का भी काम में लेते हैं, लेकिन जो मोस्टली काम में लिया जाता है दोस्तों वो एबोनाइट का लिया जाता है, और एबोनाइट को ही आप वेल्केनाइट कहते हैं। पैनल बोर्ड वगैरह बनाने के लिए भी काम में लेते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा आईटीआई कॉलेजों के अंदर कि जो फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन के ऊपर जो पैनल लगा हुआ होता है, उस पैनल में जो सीट लगी हुई होती है दोस्तों वो एबोनाइट की या वेल्केनाइट की होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लोहे की काम में ले लेते हैं। बाकी ये किसकी होनी चाहिए, एबोनाइट की और वेल्केनाइट की होनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से कोई करंट नहीं हो और ये इंसुलेटर की तरह कार्य करें। आगे फिर हम बात कर रहे हैं इसी में ही पोर्सलिन, जिसको आप चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हो।
दोस्तों इंसुलेटर बनाने के लिए इसको अपन मोस्टली काम में लेते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बुश वगैरह अपन जो काम में लेते हैं, फ्यूज़ जो है उसका फ्यूज़ कैरियर है या बेस है वो भी पोर्सलिन का ही बना हुआ होता है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। आगे बात कर रहे हैं कांच के लिए। कांच एक पारदर्शी कुचालक पदार्थ है और क्षारीय या अम्लीय या तेल इन सभी से अप्रभावित है ये, और ये यांत्रिक दृष्टिकोण से ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हम जो है दोस्तों कांच को कई बार हम इसको ऑयल का गैस देखने के लिए काम में लेते हैं। कई बार जो है हम इसको हाइड्रोमीटर वगैरह के जो पॉलीग्लास ट्यूब बनाने के काम में लेते हैं, उसकी जगह कांच की ट्यूब भी हम काम में ले लिया करते हैं। ऐसे ही फिर आगे बात कर रहे हैं आप यहाँ माइकानाइट की। दोस्तों माइकानाइट, माइका इंग्लिश में बोलते हैं, अब्रक जो है उसी को इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ अब्रक से ही बना हुआ होगा ये, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा लचीला होगा और इसको अचालक वाइंडिंग कार्यों में काम में लेते हैं। माइकानाइट जो है वो वाइंडिंग कार्यों के अंदर जो खांचे होते हैं उन खांचों में माइकानाइट की परत लगा करके फिर वाइंडिंग स्टार्ट की जाती है, वहाँ काम में लेते हैं। आगे फिर बात कर रहे हैं आप बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट दोस्तों आप सब जानते हैं कि बेकेलाइट जो है वो आप रेजिन पदार्थों से बना हुआ होता है, भंगुर होता है, कठोर होता है, उच्च तापमान सहने वाला होता है। और आप इसको मोस्टली देखते हो अपने घरों में जहाँ स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच जितने भी लगे हुए हैं दोस्तों ये सब बेकेलाइट के बने होते हैं। होल्डर बना हुआ होता है, सीलिंग रोज बना हुआ होता है, ये सब के सब जो है वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं दोस्तों। आगे फिर इसी में आप बात कर रहे हैं लेदराइट पेपर की। तो लेदराइट पेपर जो है वो नमी रोधी कागज है और मोस्टली इसको वाइंडिंग कार्यों में काम में लेते हैं। तेल और ग्रीस से भी अप्रभावित होने वाला कागज़ है ये, और वाइंडिंगों में स्लोटों के अंदर अचालक के रूप में इसको काम में लेकर के काम में लिया जाता है। आगे फिर बात करते हैं रेजिन की। ये एक सिंथेटिक पदार्थ है, बेकेलाइट बनाने के काम में आता है ये। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि रेजिन के कई बार क्या होते हैं, शेडिंग भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से शेडिंग बने हुए होते हैं दोस्तों, जिससे बारिश के अंदर यदि किसी जॉइंट के ऊपर पानी आएगा तो इधर उधर फैल जाएगा और जॉइंट के अंदर पानी नहीं घुस पाएगा। आगे फिर बात कर रहे हैं आप यहाँ पर खनिज तेल की। पेट्रोलियम से जो प्राप्त होते हैं वो सब खनिज तेल हैं और इनका ऑक्सीकरण जो है वो दोस्तों बहुत ही कम हो पाता है। ऑक्सीकरण से मतलब है कि इनको गर्म करने पर ये धुएं बन करके कम उड़ पाते हैं। आगे फिर यहाँ पर आप बात करते हैं दोस्तों कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, सीटी, पीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर आदि में जो है आप खनिज तेल को काम में लेते हैं। आगे फिर बताया गया है यहाँ एस्बेस्टर के लिए, ये अग्नि से अप्रभावित है, नमी सोखने वाला पदार्थ है, हीटिंग उपकरणों में ऊष्मा अवरोधक के रूप में दोस्तों काम में लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई हीटर होता है, उसमें इस प्रकार से एक ढांचा सा बना हुआ होता है दोस्तों, और इसी के अंदर आप जो है वो स्प्रिंग लगे हुए रखते हो और इस प्रकार से इसको सप्लाई देते हो। तो ये जो नीचे जो दोस्तों प्लेट लगी हुई है ये एस्बेस्टर की होती है, ये हीट को नीचे नहीं पहुंचने देती है, इसलिए अग्नि से तो अप्रभावित है लेकिन नमी सोखने वाला है दोस्तों। कई बार देखा होगा आपने कि पानी वगैरह या दूध वगैरह उफन गया हो तो वो तुरंत सोख लेता है उसको। आगे फिर बताया गया है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मार्बल के बारे में। अज्वलनशील है, इमर्सन हीटर के अंदर जो है हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर भरा जाता है दोस्तों। आप सबको पता होना चाहिए इमर्सन हीटर यानी कि वो रोड जिससे आप पानी गर्म करते हो, इस प्रकार से कुछ बनी हुई होती है दोस्तों। अब इसके अंदर बीच में तो क्या आता है, हीटिंग एलिमेंट आता है। इसमें बीच में तो क्या आएगा, हीटिंग एलिमेंट आएगा दोस्तों, और इसके चारों ओर जो है वो मार्बल का चूर्ण भर दिया जाता है। मार्बल का चूर्ण जो है वो अचालक भी है, सस्ता भी है। दूसरी बात ये ऊष्मा का चालक भी है, तो ऊष्मा बाहर भी आ जाती है, और यहाँ बीट्स वगैरह लगा करके और आप इसको पैक कर देते हैं या स्टैंड के रूप में बना देते हैं टांगने का, और इससे पानी गर्म कर लेते हैं दोस्तों। इसमें से दोनों तार जा करके और सप्लाई के साथ में जुड़ जाते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्बल का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ हीटिंग एलिमेंट जो है उसके चारों ओर जो है वो मार्बल चूर्ण को आप जो है काम में लेते हैं। आगे फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेलेक के बारे में। सेलेक जो है वो भी एक प्रकार का अचालक है, वार्निश की तरह काम में लिया जाता है। रासायनिक पदार्थ है, मेथिलिटी स्प्रिट को घोल करके वार्निश तैयार किया जाता है इससे, और कागज़, कपड़ा आदि को नमीरोधी बनाने के लिए हम इसको मोस्टली काम में लेते हैं दोस्तों। ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं।
आगे फिर यहाँ पर बताया गया कागज़ के लिए, और कागज़ आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि पेड़ पौधों, घास आदि से तैयार करते हैं। और कैपेसिटर में आपने पेपर कैपेसिटर का नाम लिया होगा या नाम सुना होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें पेपर जो होगा वो इन्हीं पेड़ पौधों की घास से बना हुआ है। आगे फिर है वाइंडिंग कार्यों में भी इसको हम कागज़ को काम में लेते हैं, स्लोट के बीच में लगाने के लिए। आगे फिर बताया गया है स्लेट के लिए, तो स्लेट एक प्रकार का काला पत्थर होता है दोस्तों। ये स्लेट, कई बार आपने स्लेट शब्द जो है वो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते हुए सुना होगा कि स्लेट के ऊपर क ख गढ़े लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये स्लेट नाम जो है वो इस पदार्थ से ही पड़ा है दोस्तों। ये स्लेट पत्थर होता है, ये एक प्रकार का पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, और यहाँ इससे स्विच बोर्ड या पैनल बोर्ड बनाए जाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसी ऑयल के अंदर मान लो आपको कोई स्थापित करना हो, तो जाहिर सी बात है इस स्लेट के ऊपर जो है आप खांचा काट करके ऊपर कोई स्विच वगैरह कोई भी सेट कर देंगे इसके ऊपर, तो कोई ख़राब भी नहीं होता है स्लेट कोई ऑयल से। आगे फिर बात कर रहे हैं यहाँ शुष्क लकड़ी, तो ऊष्मा रोधी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, बैटन, राउंड ब्लॉक आदि के रूप में हम काम में लेते हैं। वायरिंग में हम पढ़ने वाले हैं बैटन वगैरह के बारे में। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों है अचालकों की मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ठोस अचालक, लचीले अचालक, गैसीय अचालक। यहाँ आप देख सकते हैं एबोनाइट, बेकेलाइट, पोर्सलिन, लकड़ी, ये सब ठोस के अंदर आएंगे, और रबड़, पीवीसी, रेजिन, सेलेक ये सब लचीले हैं। और इसके अलावा गैस में हवा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है आदि सब जो हैं वो गैसीय अचालक के रूप में काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये सारणी जो है वो बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और इसका याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले लिखें YAE, ये बहुत फर्जी है, और C याद रखना है दोस्तों आपको। इसके अलावा इधर आप अधिकतम तापमान जब बना रहे हैं दोस्तों तो आप लिख सकते हैं इसको 9, फिर इधर लिखेंगे दोस्तों आप 10, फिर 11 यहाँ लिख देंगे, फिर 12, 13, फिर 14 यहाँ लिख देंगे, फिर 15, फिर 16 और 17 यहाँ लिख देंगे दोस्तों, फिर 18, फिर 19 इधर लिखेंगे, फिर 20, 22, 25 लिख देंगे। और सबके आगे दोस्तों जीरो लगाने हैं, केवल जहाँ 105 और 155 दो याद रखने हैं, और सब जगह दोस्तों जीरो लगा दो। 2-4 बार इसको जब अपन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जहन में बैठ जाता है और याद हो जाता है दोस्तों। आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। एग्जाम के अंदर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु वर्ग को किस तापमान में रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ई वर्ग जो है वो कितने टेम्परेचर में आता है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऐसे ही कई बार इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड को किस वर्ग में रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है इसको एच वर्ग में रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये सब जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं दोस्तों, इन सब को आप जो हैं वो बदल भी सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा चेंज कर सकते हो। मान लो आपको सेंटीग्रेड जो है उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप इन दोनों को काम में लें। यदि आप फ़ारेनहाइट और र्यूमर को बदलना है तो इस प्रकार से, केल्विन में बदलना है तो इस प्रकार से काम में लें। इसके बहुत सारे सवाल भी करने वाले हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे। आगे फिर बात करते हैं हम अर्धचालकों की, जो अपना लास्ट टॉपिक है अर्धचालक। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन परिभाषा। परिभाषा में बताया गया अर्धचालकों के लिए कि जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अर्धचालक कहलाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि जर्मेनियम 32 है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, कार्बन का 6 है, और जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करता हूँ 2, 8, 18 और 4, और यहाँ फिर मैं करता हूँ 2, 8 और 4, और यहाँ करता हूँ 2 और 4। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सभी की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये सब के सब जो हैं वो अर्धचालकों के उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा गया कि वे पदार्थ जो चालकों और अचालकों दोनों के गुणधर्म रखते हो। तो दोनों के गुणधर्म कैसे दोस्तों, आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो चालक होते हैं उनमें दोनों ही दिशाओं के अंदर से करंट का फ्लो हो जाता है।
फिर आपने दोस्तों अचालक में पढ़ा कि एक दिशा में करंट प्रवाहित करोगे तो भी नहीं होगा, दूसरी दिशा में करंट का प्रवाह करोगे तो भी नहीं होगा। जबकि यहाँ आप दोनों के गुणधर्म की बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि अर्धचालकों में एक दिशा में करंट का फ्लो हो जाता है और दूसरी दिशा में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ कि अर्धचालक जो होते हैं उनमें एक दिशा में ही करंट का प्रवाह हो पाता है, इनमें करंट का एक ही दिशा में प्रवाह हो पाता है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कि अर्धचालकों में चालकता आवेश वाहकों की गति के कारण होता है। बिल्कुल, आवेश वाहक जो हैं वो कई बार होल्स होते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन आवेश वाहकों की गति के कारण ही जो है वो अर्धचालकों में चालकता बनी है या इनमें करंट का प्रवाह हो सकता है। आगे फिर दोस्तों बताया गया है तापमान बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, तीसरा पॉइंट है तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मान लो ये अर्धचालक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इसको काम में ले रहे हैं, तो हो सकता है ये अर्धचालक की तरह काम करें। लेकिन यदि आप टेम्परेचर बढ़ा करके इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, तो हो सकता है कि ये अर्धचालक जो हैं वो चालकों के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। यानी कि तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध जो है दोस्तों वो कम हो जाता है। आगे फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी एनटीसी प्रकार के पदार्थ हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एनटीसी है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालकों का व्यवहार कुचालकों की तरह होता है, और यहाँ ये उदाहरण आपको बताई दिए गए हैं। और अगला पॉइंट है इसी के अंदर एक्सट्रेंजिक अर्धचालक। दोस्तों, एक्सट्रेंजिक और इंट्रेंजिक अर्धचालक होते क्या है वास्तव में? यहाँ पर बताया गया कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें डोपिंग कर दी जाती है। डोपिंग का मतलब ये है कि उनमें या तो त्रिसंयोजी पदार्थ या फिर पंचसंयोजी पदार्थ ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा डोप कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं या स्थापित कर दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैं बात करूं कि जर्मेनियम, तो जर्मेनियम जो है वो वास्तव में इंट्रेंजिक है, और इंट्रेंजिक रूप में इसको किसी भी प्रकार से हम काम में नहीं ले सकते हैं। इसको काम में लेने के लिए आपको एक्सट्रेंजिक बनाना पड़ेगा, यानी कि इसमें किसी दूसरे पदार्थों की, त्रिसंयोजी पदार्थों की या चतुर्संयोजी पदार्थों की आपको डोपिंग करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि आपको जो प्रकृति से जो मिलता है जर्मेनियम या सिलिकॉन, वो सब के सब इंट्रेंजिक होते हैं, लेकिन उनमें आप त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थों को उसमें प्रक्रिया से मिला देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक्सट्रेंजिक हो जाते हैं, और तभी जो है उनको हम किसी व्यापारिक स्तर पर काम में ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अर्धचालकों में चालकता ज्ञात करने का एक सूत्र भी बताया गया है, जो सिग्मा बराबर ई पी माइक्रो पी प्लस, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइक्रो पी और माइक्रो एन से मतलब यहाँ पर दोस्तों है होल्स की गतिशीलता से है, यहाँ होल्स की गतिशीलता से मतलब है, या इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से मतलब है। आप इसको इस प्रकार से भी दोस्तों लिखते हैं कि P बराबर N बराबर Ni। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको कि E Ni बराबर EP प्लस माइक्रो N। इस प्रकार से भी आप इसको चालकता के सूत्र को लिख सकते हो दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मोटे रूप से आपको ध्यान रखना है। आगे फिर यहाँ देखते हैं आप अति चालकता, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी से मतलब क्या है? कुछ पदार्थ अत्यंत कम ताप पर पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं, और इसी गुण को आप अति चालकता कहते हैं। एग्जाम में कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य के लगभग प्रतिरोध होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अति चालकता की दशा में होगा, तो दोस्तों शून्य के लगभग प्रतिरोध यदि ऑप्शन हो उसको सही करेंगे। ऐसे ही कई बार पूछा जाता है कि पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि यदि कंडक्टर अति चालक की स्थिति में है तो बिल्कुल बीचों बीच जो है
चुंबक के क्षेत्र का मान जो होगा वो शून्य होगा। और ये डीएमआरसी के अंदर दोस्तों पूछा जा चुका है। तो आपको सतह के ऊपर तो चुंबकीय मैग्नेट रहेगा, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच जो है भीतरी चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे ही यहाँ पर बताया भी गया है, एक मेसनर प्रभाव के माध्यम से बताया गया है कि शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अतिचालकता की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है और यही मेसनर प्रभाव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। थैंक यू क्लास।